इस पूरी कहानी को आप तक पहुंचाने के लिए इसको विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है, डिवाइड इनटू 11 डिफरेंट पार्ट्स। थोड़ा सा अर्थ के बारे में बात करेंगे, वैसे हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ एक नए तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे। वी विल नो अबाउट द न्यू फैक्ट्स। उसके बाद महत्व के बारे में बात करेंगे, प्राणायाम के क्या महत्व, दोनों आधारों के आधार पर, विचारों के आधार पर भी और वैज्ञानिकता के आधार पर भी हठ योग की बात करेंगे। एक संतुलन की दशा हमारा शरीर कैसे स्थापित करता है, होम्योस्टेसिस, उसकी बात करेंगे। और प्राणायाम की उसमें क्या भूमिका है उसकी बात करेंगे। फैक्ट्स अबाउट प्राणायाम, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कुछ सत्य उजागर करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और जो छठा भाग होगा वो क्लासिफिकेशन ऑफ प्राणायाम का वर्गीकरण। सभी प्राणायाम के अभ्यास तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इसमें से कुछ प्रैक्टिकल रूप से हम करेंगे। अगले भाग में प्राणायाम से पहले किस प्रकार की हमारी तैयारी होनी चाहिए, वो तैयारी के साथ शुरू करेंगे। जैसे आप रोज के सत्रों में पहले अपने आप को, अपने शरीर को तैयार करते हैं अभ्यास सत्र में सहभागिता के लिए। अगले भाग में बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ जालंधर बंद। हम सब जानते हैं श्वास लेते हैं, रोकते हैं, छोड़ते हैं। श्वास रोकते वक्त हम जालंधर बंद लगाते हैं, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, क्यों लगाते हैं, उसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, उसकी बात करेंगे। और उसके बाद पार्ट्स ऑफ प्राणायाम की, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि, क्लासिफिकेशन ऑफ प्राणायाम का वर्गीकरण महर्षि पतंजलि के। और ये अंतिम भाग होगा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कुंभक। तो शुरू करते हैं कहानी को। सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। दिस कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, 2 शब्द हैं, प्राण और आयाम है। प्राण प्लस आयाम इज नोन एज प्राणायाम, लेकिन एक छलकती हुई भाषा में, एक सामान्य अर्थ में, एक लेमैन्स लैंग्वेज। प्राण का अर्थ हम जानते हैं रेस्पिरेशन, आयाम का रिटेन और कंट्रोल। कुल मिलाकर कुछ भी नहीं है। कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज प्राणायाम। की श्वास की गति को विच्छेदित करना ही प्राणायाम कहा गया है, बट इन लेमैन्स लैंग्वेज। लेकिन और थोड़े विस्तृत जानने का प्रयास करते हैं इन डीपर सेंस कि यही 2 शब्द हैं, प्राण है, आयाम है, प्राणायाम है, लेकिन यहाँ थोड़ा अर्थ बदलता है दोनों शब्दों का। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है ना? प्राण का अर्थ है लाइफ एनर्जी, वाइटल फोर्स, ड्यू टू दैट वी आर अलाइव। और आयाम है, वहां पर था पॉज, विचेन, यहाँ पर विस्तार, ठीक उसका अपोजिट। तो एक लाइफ एनर्जी का विस्तारण करना, एक्सटेंशन ऑफ द लाइफ एनर्जी इज नोन एज प्राणायाम। कैसे, वैज्ञानिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे उसको। अब मीनिंग की बात करते हैं। आई विल टॉक ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड लिटरेचर, एक स्तरीय साहित्य पर आधारित बात करेंगे। मेरी बात से आप एग्री होंगे कि इन द फील्ड ऑफ योग देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन। बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वान विदुषियां समय समय पर पैदा हुए, उन्होंने अपने व्यक्तिगत विचार योग के क्षेत्र में उड़ेल दिए। लेकिन हम बात करेंगे एक वैज्ञानिक आधार पर, एक अच्छे स्तरीय साहित्य में। उनमें से एक है महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र, सब जानते हैं। परिभाषित किया गया है तस्मिन् सति श्वास प्रवास योर्गति विच्छेद प्राणायाम। परिभाषा को संक्षिप्त में समझने का प्रयास करते हैं। यदि इसमें विभिन्न शब्द, तस्मिन् मीन्स आफ्टर दिस, हम सब जानते हैं योग के 8 अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। सीक्वेंस प्राणायाम का है चौथा, यम, नियम, आसन। इन तीनों की सिद्धि के बाद, आफ्टर यम, नियम, आसन, बीइंग अकम्प्लिश्ड, जब इन तीनों में हमारी सिद्धि हो जाती है, परफेक्शन आ जाता है, उसके बाद श्वास, इनहेलेशन, प्रवास, एक्सेलरेशन, गति मीन्स मूवमेंट, विच्छेद, इंटरप्शन, यानी श्वास और प्रवास की गति को विच्छेदित करना ही प्राणायाम है। ऐसे हम शुरू में इसका अर्थ जान चुके हैं, शाब्दिक अर्थ के रूप में भी। तो उस गति को कैसे विच्छेदित करना है, लेकिन यह डेफिनेशन स्ट्रेस देती है कि यम, नियम, आसन के बाद, उनमें परफेक्शन के बाद ही आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। तो कुल मिलाकर अगला सिग्निफिकेंस ऑफ प्राणायाम, आज की नई पीढ़ी विचारों पर आधारित बातों पर विश्वास नहीं करती है जब तक कि वैज्ञानिक तथ्य उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर दिए जाए। लेकिन कुछ बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्राणायाम की, विचारों पर आधारित बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े गब्बर शेर, प्रगाढ़ विद्वान योग के क्षेत्र के, तो 4-5 लोगों के विचारों पर आधारित बातों के आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे। मनु का नाम लगभग हम सब ने, यदि योग के क्षेत्र में थोड़ा सा भी हमारा दखल है तो मनु जी का नाम हमने सुना होगा। तो उन्होंने प्राणायाम के सिग्निफिकेंस के बारे में कहा कि इट्स अ रेमेडी अगेंस्ट द एबल टेंडेंसीज ऑफ माइंड एंड सेंस ऑर्गन्स। मन की और सेंस ऑर्गन्स की शैतानियत को, व्याधियों को हम नियंत्रित कर सकते हैं प्राणायाम के अभ्यास से। लेकिन यह सेंटेंस अपने आप में इनकम्प्लीट है योगियों के अनुसार।
उन्होंने कहा कि वी कैन कंट्रोल द एविल टेंडेंसीज ऑफ माइंड एंड सेंस ऑर्गन्स, लेकिन नहीं बताया कि माइंड की एविल टेंडेंसीज क्या है, सेंस ऑर्गन्स के क्या है। एक अगले योगी ने, अगले पीढ़ी ने, कुल्लूका जी ने इस वाक्य को पूरा किया जिसका बुरापन था। अकॉर्डिंग टू हिम, एविल टेंडेंसीज ऑफ माइंड आर ओनली टू, लव एंड हेट्रेड। लव शब्द का डिक्शनरी मीनिंग नहीं है प्यार नहीं, आसक्ति, किसी के बिना न रह पाना। एंड एविल टेंडेंसी ऑफ सेंस ऑर्गन इज अट्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल टुवर्ड्स एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। किसी बाहरी भौतिक पदार्थ के प्रति अति की आसक्ति हो जाना, वो एविल टेंडेंसी। ऑल दीज थ्री, लव, हेट्रेड एंड अट्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल टुवर्ड्स एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, दीज थ्री कैन बी कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल प्रैक्टिस, प्राणायाम। स्वात्मा रामा जी ने एक हठ योग प्रतिपिका नाम का हमें ग्रंथ दिया है। स्वात्मा रामा जी ने तो बहुत बड़ा इसकी महिमा के बारे में कहा है। Pranayama alone is sufficient to overcome the evil tendencies of mind and sense organ. There is no need to practice other type of practice. ये अपने आप में एक संपूर्ण अभ्यास है, किसी और अभ्यास को करने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो अपने आप में बेशक 8 अंग है, उनमें से प्राणायाम भी अपने आप में एक संपूर्ण अभ्यास है, अकॉर्डिंग टू स्वात्मारामा। अब महर्षि पतंजलि तो दिग्गज है योग के क्षेत्र के। महर्षि पतंजलि gave the clear exposition about the spiritual development of individual. इन्होंने खुलकर व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के बारे में कहा। और WHO की डेफिनेशन के बारे में बात करें हेल्थ की, कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। स्पिरिचुअलिटी के बिना कोई भी सकारात्मक स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सकता। तो इन्होंने क्या कहा स्पिरिचुअलिटी के बारे में? इन्होंने कहा कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। जब तक इन 2 कारकों को अर्जित नहीं करेंगे, कोई भी व्यक्ति विशेष आध्यात्मिकता के बारे में सोच नहीं सकता। फर्स्ट वन इज द इंडिविजुअल मस्ट बी एबल टू फिक्स द वंडरिंग माइंड। जो हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है उसको एकाग्र करने की क्षमता विकसित करनी होगी। जब तक एकाग्रता नहीं आएगी, आध्यात्मिकता की कोई सोच नहीं सकता। और दूसरा है द इंडिविजुअल मस्ट बी एबल टू ब्रेक द ऑब्स्टेकल व्हिच इज इन बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्पिरिचुअल लाइफ। व्यक्ति और अध्यात्म प्रकाश जिसकी तरफ कोई व्यक्ति विशेष जाना चाह रहा है, उसके बीच में विभिन्न प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होंगी, उनको दूर करने की क्षमता विकसित करनी होगी। बोथ वी कैन फिक्स द वंडरिंग माइंड एंड वी कैन ब्रेक द ऑब्स्टेकल व्हिच इज इन बिटवीन अस एंड स्पिरिचुअल लाइफ बाय प्रैक्टिसिंग प्राणायाम। तो कुल मिलाकर इस कथन के आधार पर, चौथे बिंदु के आधार पर हम कह सकते हैं प्राणायाम इज ए स्टेयर केस इन द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। कि प्राणायाम तो किसी भी व्यक्ति विशेष की आध्यात्मिक विकास में सीढ़ी का काम करता है। एक लास्ट में और ऋषि श्वेताश्वर की बात करते हैं। इन्होंने कुछ नया नहीं कहा। इन्होंने कहा कि वी कैन कंट्रोल द डिफेक्ट्स ऑफ माइंड। बात तो वही है, शुरू की बात करें वहां इविल टेंडेंसीज ऑफ माइंड को कंट्रोल करने की बात कही थी, यहाँ डिफेक्ट ऑफ माइंड को कंट्रोल करने की बात की थी। लेकिन कुल मिलाकर इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वी कैन कंट्रोल द डिफेक्ट्स ऑफ माइंड, वी कैन ब्रेक द ऑब्स्टेकल्स व्हिच आर इन बिटवीन us and the practice, और कुल मिलाकर that leads to spiritual development। अब आगे की बात करते हैं। अब थोड़ा सा एक वैज्ञानिकता के आधार पर हम अभ्यास क्यों कर रहे हैं? हमें ऊर्जा चाहिए। हर व्यक्ति विशेष अपना रिजुवेनेशन चाहता है, नवोन्मेष चाहता है, उसके लिए चाहिए ऊर्जा। और हमारा सबका इतना एक अच्छा बैकग्राउंड है, सिंस वी ऑल आर फ्रॉम एकेडमिक परस्यूट्स, हम सब शैक्षिक विषय से जुड़े हैं, चाहे विद्यार्थी के रूप में हो चाहे शिक्षक के रूप में हो। हमारा जो एनर्जी के सोर्सेज है, एनर्जी के स्रोत है, हमें ऊर्जा चाहिए, कहीं ना कहीं से आ रहा है। हर व्यक्ति समान भोजन प्राप्त कर रहा है, कोई ऊर्जावान है कोई ऊर्जावान नहीं है, उसके पीछे भी तो कारण है। हर व्यक्ति समान ऊर्जावान है। और इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का आकस्मिक स्रोत है एटीपी सिस्टम, लेकिन क्षणिक ऊर्जा देता है। हमें ऊर्जा चाहिए, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हमारे शरीर में जितने भी ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल है, ग्लाइकोजन मीन्स प्योर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, वो 2 पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल में परिवर्तित होता है। एक नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, ऊर्जा चाहिए। मान लीजिए काल्पनिक उदाहरण, परिकल्पनापूर्ण उदाहरण, किसी व्यक्ति विशेष के शरीर में 1 लाख ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल है, तो ऑटोमेटिकली दीज विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 lakhs। और क्यों चाहिए प्रक्रिया घटित क्यों हुई? ऊर्जा के लिए। ऊर्जा चाहिए काम करना। मैं बोल रहा हूं मुझे ऊर्जा चाहिए। अभी आप आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, योग सत्र में भाग लेंगे, ऊर्जा चाहिए। तो 1 ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल 2 पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल में परिवर्तित हुआ, कोशिका में प्रवेश किया। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन है, रासायनिक क्रिया घटित हुई। ये पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं।
लेकिन तथ्य क्या है? Since one glycogen molecule is converted into 2 pyric acid, नेचुरल है, प्राकृतिक है कि एक ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल 2 पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल में परिवर्तित होता है। पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। प्रत्येक पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसको मिल गई ऊर्जा में परिवर्तित, जिसको नहीं मिला वो लैक्टिक एसिड में परिवर्तित, और वी फील फटीग कि अब मेरे बस का काम नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी। प्राणायाम क्या करता है कि मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज सप्लाइड एट टिश्यू लेवल, उत्तक स्तर तक अधिक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है, जिससे लगभग प्रत्येक पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन मिलती है, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन कम होगा, थकान नहीं होगी, एंड वी फील रिजुवेनेट, और हम अपने आप को नवोन्मेष ऊर्जावान महसूस करते हैं। तो प्राणायाम का फिजियोलॉजिकल रीजन है कि लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन कम होगा क्योंकि मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन इसके पीछे दूसरे भी कारण है, शरीर में हीमोग्लोबिन भी ठीक होना चाहिए, मायोग्लोबिन भी ठीक होना चाहिए, दूसरे कारण भी है। लेकिन कोई व्यक्ति विशेष की हीमोग्लोबिन की मात्रा पर्याप्त है, सफिशिएंट है, मायोग्लोबिन कंटेंट ठीक है, उस दशा में यदि वो व्यक्ति विशेष यदि डिजीज फ्री है, कोई व्याधि नहीं है और वो प्राणायाम करता है, तो एक आम व्यक्ति की तुलना में जो प्राणायाम नहीं करता है उसकी तुलना में अधिक ऊर्जावान होगा। ये उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। हठ योग की बात करते हैं। हठ योग नाम से स्पष्ट है कि हा अर्थ ऐसे बना है। हा मीन्स दैट इज पिंगला नाड़ी सामान्य भाषा में, और राइट नोस्ट्रल दैट हैज ए वार्म इफेक्ट। इसको वार्म इफेक्ट के कारण इसको कहा जाता है सूर्य नाड़ी। लेकिन एक वैज्ञानिक तथ्य है, यह नाड़ी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को नियंत्रित करती है, हमारे रक्त संचार तंत्र को और श्वसन तंत्र को नियंत्रित करती है। और दूसरी नाड़ी है ईडा नाड़ी, लेफ्ट नोस्ट्रल, यह हमारे उत्सर्जन तंत्र को नियंत्रित करती है, पासिंग ऑफ स्टूल, पासिंग ऑफ यूरिन, पासिंग ऑफ स्वेट, जो टॉक्सिटी शरीर से बाहर निकलती है उसका नियंत्रण करती है पिंगला नाड़ी। स्वस्थ रहने के लिए बैलेंस बिटवीन ईडा एंड पिंगला नाड़ी इज रिक्वायर्ड। आप अपना भूतकाल याद कीजिए, व्हेन यू बिकम इल, बुखार चढ़ा मान लीजिए, और वन नॉस्ट्रल ब्लॉक्स, एक नॉस्ट्रल ब्लॉक होता है, वो क्या शो कर रहा है कि असंतुलन की स्थिति पैदा हुई ईडा और पिंगला के बीच में। हम बीमार पड़ते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं, एक क्षणिक रूप से ठीक हो जाते हैं, लेकिन रूट कॉज, मान लीजिए उत्सर्जन तंत्र में हमारा डाइजेशन ठीक नहीं है, पसीना ठीक से नहीं आता, यूरिन ठीक से पास नहीं हो रहा, दवाइयां ली, लेकिन रूट कॉज इज, जड़ कारण है, रूट कॉज इज द डिफेक्ट ऑफ ईडा नाड़ी। तो हमें ऐसा कुछ करना है कि हमारे ईडा और पिंगला के बीच में संतुलन स्थापित हो और व्यक्ति स्वस्थ रहे। प्रिंसिपल ऑफ हठ योग, हठ योग क्या करता है? प्राणायाम भी तो हठ योग का ही पार्ट है। आसना की बात करें, प्राणायाम की बात करें, ये हठ योग का पार्ट है। ये हठ योग क्या करता है? दैट मेंटेन द बैलेंस बिटवीन ईडा एंड पिंगला नाड़ी। यह ईडा और पिंगला नाड़ी के बीच में संतुलन स्थापित करता है। कैसे? बाय द हेल्प ऑफ अनदर नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। नाड़ियों का अर्थ भी जान लें, हम सब जानते हैं कि हमारा रक्त संचार तंत्र है, ब्लड वेसल्स है ना, आर्टरियोल्स है, आर्टरीज है, वेन्स है, उसके ठीक पैरेलल काम करता है द सिस्टम ऑफ नाड़ीज। दीज आर द माइक्रो वेसल्स, एक सूक्ष्म नालिकाएं हैं जहां से प्राण फ्लो करता है। प्राण में जीवन शक्ति, जीवित है, ड्यू टू दैट वी आर अलाइव। और गहरी भाषा में प्राण इज द ड्रॉप ऑफ दैट कॉस्मिक कॉन्शियसनेस दैट एंटर्स इन द और बॉडी एंड वी आर अलाइव। कि ब्रह्मांडीय चेतना की वो ड्रॉप जिसने शरीर में प्रवेश किया, हम जीवित हैं, वो प्राण है। एंड दिस प्राण फ्लोज थ्रू नाड़ी, दिस प्राण फ्लोज थ्रू माइक्रो वेसल्स, और माइक्रो वेसल्स है नाड़ी। दो की बात पहले कर चुके थे, ईडा पीडा पिंगला, इनके बीच में संतुलन स्थापित करना है। एक माध्यम प्राणायाम भी है। देयर आर वेरियस मीन्स एंड मेथड्स। राजयोगी मेडिटेशन से यही करता है, तंत्र योगी तंत्र विद्याओं से ही करता है, मंत्र योगी मंत्रों के उच्चारण से करता है, कर्म योगी कहता है मैं कर्म अच्छे करूंगा तो अपने आप मेरे ये होगा। लेकिन हम तो आज बात कर रहे हैं केवल प्राणायाम की। प्राणायाम इज वन ऑफ द मीन्स, सभी साधनों में से प्राणायाम भी एक है जिसके माध्यम से हम ईडा और पिंगला के बीच में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। तो बाय द हेल्प ऑफ द अवेकनिंग ऑफ द कुंडलिनी, एक नया शब्द हमारे सामने आया कि कुंडलिनी के जागरण से। कुंडलिनी क्या है? इट्स अ स्पिरिचुअल एनर्जी, एक आध्यात्मिक ऊर्जा। वी ऑल आर बोर्न विद दिस स्पिरिचुअल एनर्जी एंड वी हैव टू एक्टिवेट मेटाबॉलिज्म एंड स्टेट ऑफ होमियोस्टेसिस। थोड़ा सा जान लेते हैं। मैं जानता हूं कि हर व्यक्ति अभ्यास में इंटरेस्टेड है, लेकिन थोड़ा सा जो हम कर रहे हैं उसके बारे में हम थोड़ा जान लें।
कि यदि विज्ञान के आधार पर हम बात करें, ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द बॉडी आर डिवाइडेड इनटू कैटेगरी। जितने भी चयापचय संबंधी गतिविधियां शरीर में घटित होती हैं, दो विभिन्न भागों में विभाजित हैं। पहला है दीज आर कैटाबॉलिक इन नेचर, दूसरा एनाबॉलिक इन नेचर, जो प्रकृति से कैटाबॉलिक है, एनाबॉलिक है। कैटाबॉलिक क्या है? एनर्जी सोर्स इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी एंड हीट। ऊर्जा उत्पादित होती है और ऊष्मा उत्पादित होती है, और जो नियंत्रित किसने किया? पिंगला नाड़ी ने। दूसरा है जो एनाबॉलिक है, जो एक रिस्टोर करती है एनर्जी सोर्सेज को, और वो नियंत्रित करती है हमारी ईधा नाड़ी। अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हो, थोड़ा मेटाबॉलिज्म के बारे में क्या है कि मेटाबॉलिज्म क्या है कि खाना खाया, भोजन ग्रहण किया, कैसा भी भोजन ग्रहण किया, दैट रिलीज एनर्जी इनटू टू स्टेजेस। पहली स्टेज में क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं शरीर के, दीज आर ब्रोकन डाउन और डिकम्पोज्ड इनटू द सिंपल वन। कॉम्प्लेक्स परिवर्तित हुए सिंपल में, पहली स्टेज। दूसरी स्टेज में क्या होगी? द सिंपल फूड कंपोनेंट्स और सिंपल मॉलिक्यूल्स, एग्जांपल ग्लूकोज वगैरह। हम रोटियां खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, दिस इज टाइप ऑफ ग्लूकोज। तो उसमें क्या किया उसने कि उनका ऑक्सीडेशन होता है कहां पर? साइटोप्लाज्म में, सेल में, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया पार्ट में, जिसमें उपयोगिता किसकी है? ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन के साथ एंड दीज आर कन्वर्टेड इनटू 3 कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होंगे, वाटर में परिवर्तित होंगे, और एक भरपूर ऊर्जा उत्पादित होती है। सेकेंड स्टेज इन्वॉल्व्स रेस्पिरेशन। हमने बात की ना कि सेकेंड स्टेज में ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, और फिजियोलॉजिकली हम जान चुके हैं कि मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज सप्लाइड एट टिश्यू लेवल, जिससे हम ऊर्जावान महसूस करते हैं। वेयर O2 इज इनहेल्ड, ऑक्सीजन हमने ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी। अब दोनों को संक्षिप्त में जान लेते हैं। 2 स्टेजेस थे, एनाबॉलिज्म था, कैटाबॉलिज्म था। शुरू करते हैं कैटाबॉलिज्म से। बात हो चुकी है ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स इन द सिंपल वंस, बात हो चुकी है। दिस रिएक्शन इज डिस्ट्रक्टिव इन नेचर एंड गिव्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। एग्जाम्पल क्या है? हमारे डाइजेशन के लिए जो ऊर्जा चाहिए, हमारे रेस्पिरेशन के लिए जो ऊर्जा चाहिए। अब बात करते हैं एनाबॉलिज्म। दिस सिंथेसिस द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सिंपल वंस। ठीक उल्टा, वो डिस्ट्रक्टिव नेचर था, ये कंस्ट्रक्टिव नेचर है। एंड जो ऊर्जा उत्पादित होती है वो कहलाती है एंडोजेनिक रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस जो शरीर में घटित होता है। लेकिन क्यों जानने का प्रयास करते हैं? अब क्यों जानने का हम प्रयास कर रहे हैं और प्राणायाम से इसका क्या संबंध है? मेन हमारा मुद्दा वो है, मेन हमारा इशू वो है कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों स्टेज है, मिलकर कहलाती है मेटाबॉलिज्म। तो फंक्शन क्या है? एनाबॉलिक हार्मोन्स आर टिपिकली एसोसिएटेड। देखो दोनों श्रेणी की बात कर रहे हैं, मैं एनाबॉलिक की बात भी कर रहे हैं, कैटाबॉलिक की बात भी कर रहे हैं। जो एनाबॉलिक हार्मोन्स हैं आर टिपिकली एसोसिएटेड विद द इंक्रीज सेक्स ड्राइव एंड सर्व टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड फैसिलिटेट मसल ग्रोथ। हमारे मांसपेशी के आकार को बढ़ाने में बहुत भूमिका, एक मजबूती प्रदान करने में बहुत भूमिका निभाते हैं। एग्जाम्पल्स इन हार्मोन्स इंसुलिन है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है। एंड दूसरी तरफ जो कैटाबॉलिक श्रेणी के हार्मोन है वो वर्क टू द अपोजिट इफेक्ट, वो मसल साइज को कम करते हैं। और एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल है, ग्लूकागन है, प्रोजेस्टेरोन है, एड्रेनलिन है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? बट आवर बॉडी रिक्वायर बोथ द टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, कैटाबॉलिक भी चाहिए, एनाबॉलिक भी चाहिए, दोनों प्रकार के। वही संतुलन की अवस्था। लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज, देखिए हम कहते हैं बहुत अधिक अभ्यास करेंगे तो शरीर पुष्ट होगा। लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज, आप सूर्य नमस्कार करते हैं, 50 रिपीटेशन लगा डालो, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी। बहुत अधिक तक किया, बहुत अधिक समय तक किया। जो लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज है प्रोड्यूस मच मोर कैटाबॉलिक हार्मोन्स देन एनाबॉलिक हार्मोन्स। असर क्या होगा? प्रभाव क्या पड़ेगा शरीर में? महिला पुरुष दोनों पर प्रभाव डालेगा। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, महिलाओं में एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा। और हम वी आर मैच्योर एनफ कि व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स। तो एक सीमित है, एक हमें अभ्यास करना चाहिए, अति तो बुरी है, बताया गया है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज का प्रभाव पड़ा, उसकी बात हमने की। द बैलेंस बिटवीन कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन, बात हो चुकी है। कैटाबॉलिक भी चाहिए, एनाबॉलिक भी चाहिए, और लेकिन संतुलन में चाहिए। संतुलन में वो संतुलन कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक हार्मोन्स के बीच में जो संतुलन की अवस्था है दैट इज नोन एज होमियोस्टेसिस।
द स्टेट ऑफ द ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, और हमारा शरीर एक उच्चतम शिखर तक कार्य करेगा यदि इन दोनों हार्मोन्स के बीच में प्रोडक्शन में हम संतुलन स्थापित कर रहे हैं। और वो वही था, बात वही थी, ईडा पिंगला के बीच में संतुलन स्थापित करके जो किया किसने? सुषुम्ना ने। दैट इज अ जंक्शन बिटवीन ईडा एंड पिंगला नाड़ी सिचुएटेड एट आवर स्पाइनल कॉर्ड क्रॉसिंग ऑल द चक्रास। फैक्ट्स अबाउट प्राणायाम बात करते हैं। प्राणायाम एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या होता है? प्रक्रिया है ना, जिसमें एक से अधिक गतिविधियां करते हैं, श्वास लेते हैं, हम रोकते हैं, छोड़ते हैं, लेकिन एक विशेष क्रम में किस नोस्ट्रिल से लेना है, किस नोस्ट्रिल से छोड़ना है, कैसे रोकना है। तो परिभाषा में बात कर चुके हैं कि वी ट्राई टू कंट्रोल आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। टू कंट्रोल यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम श्वास को रोकते हुए कुंभक क्यों लगाते हैं, उसके पीछे उद्देश्य है टू कंट्रोल द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हम अपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करना चाहते हैं, प्रयास करते हैं। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी नहीं, लेकिन स्पेसिफिकली हम कंट्रोल करना चाहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। ये इसके पीछे कारण है। तो इंपॉर्टेंट साइंटिफिक फैक्ट्स अबाउट प्राणायाम, द नेचर ऑफ प्राणायाम। अब थोड़ी सी, केवल मेरा एक 10 मिनट में आपके लूंगा, बहुत महत्वपूर्ण बात अब शुरू होगी। मेरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण भाग अब शुरू होगा कि नेचर ऑफ प्राणायाम डिपेंड्स ऑन accumulation of the ratio of oxygen and carbon dioxide in the body of the individual। तो हम कोई भी प्राणायाम करें, कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं, कुछ प्राणायाम ऐसे जो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाते हैं। बट जितने भी ऑथर्स हैं, डिफरेंट ऑथर्स, कोवल्यानंद जी ने अलग तरह से क्लासिफिकेशन किया है, महर्षि पतंजलि ने अलग तरह से क्लासिफिकेशन किया है, अलग अलग ऑथर्स ने प्राणायाम का वर्गीकरण अलग अलग किया, अलग अलग प्रकार के प्राणायाम दर्शाए हैं। लेकिन यहाँ एक क्लासिफिकेशन की बात करेंगे और उस क्लासिफिकेशन का आधार होगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के आधार पर। इसका अर्थ यह नहीं है, अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन किए, अगेन आई रिपीट, लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रेशियो बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बात करते हैं ऑक्सीजन बेस्ड प्राणायाम की। एग्जाम्पल है भस्त्रिका है, कपालभाति है। देखिए कपालभाति प्राणायाम नहीं है, हम सब जानते हैं, लेकिन कपालभाति को सम्मिलित यहाँ इसलिए किया गया है क्योंकि कपालभाति एक रेस्पिरेटरी प्रैक्टिस है। तो प्राणायाम के सिमिलर टाइप ऑफ इफेक्ट पड़ेंगे, इसलिए इसको सम्मिलित किया गया है। और जिसमें कुंभक लगाते हैं वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड प्राणायाम है। देखिए ऑक्सीजन बेस्ड प्राणायाम की बात करते हैं। दीज फ्लैश कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को शरीर से कम करते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। और हमारी रेट ऑफ रेस्पिरेशन, एक श्वसन दर जो हमारी है, आम आदमी की श्वसन दर कितनी रहती है? 12 से 18 के करीब रहती है। लेकिन इस प्रकार के प्राणायाम में जो ऑक्सीजन बेस्ड प्राणायाम है, हमारी श्वसन की दर लगभग 25 से 120 बढ़ जाती है। और एक एडल्ट मैन में जो कि एक रेस्टिंग कंडीशन में जो हमारा मिनट वेंटिलेशन होता है 5 से 8 लीटर लगभग होता है। दोनों की सेक्शन से बात करते हैं। मिनट वेंटिलेशन क्या होता है? रेस्पिरेटरी रेट को, श्वसन की दर को मल्टीप्लाई करते हैं टाइडल वॉल्यूम से। तो नॉर्मल कंडीशन में कितना हुआ? हमारी श्वसन दर मान लो काल्पनिक उदाहरण 15 है और नॉर्मल कंडीशन में हमारा जो टाइडल वॉल्यूम है वो लगभग आधा लीटर होता है। तो कुल मिलाकर 7.5 लीटर पर मिनट हमारा मिनट वेंटिलेशन आम दशा में होता है। लेकिन भस्त्रिका की बात कर रहे हैं। भस्त्रिका में क्या है? लगभग हमारी श्वसन की दर लगभग 30 तक हम पहुंचाते हैं, लगभग 25 से 30। और उसमें श्वास गहरा लेते हैं, सामान्य श्वास नहीं लेते, गहरा श्वास लेकर गहराई से छोड़ते हैं। तो हमारा जो टाइडल वॉल्यूम है वो लगभग 4 लीटर हो जाता है, सामान्य दशा में जो आधा लीटर था। और हमारा मिनट वेंटिलेशन कपालभाति में लगभग 120 लीटर, सामान्य दशा में जो 7.5 लीटर था वो लगभग 120 लीटर पर मिनट तक पहुंच जाता है मिनट वेंटिलेशन। और कपालभाति में हल्का सा श्वास लेते हैं, जो सामान्य दशा में आधा लीटर था वो केवल 0.2 लीटर रहता है। और श्वसन दर हमारी लगभग 120 पहुंच जाती है, लगभग। तो कुल मिलाकर इसमें कपालभाति में जो हमारा मिनट वेंटिलेशन है वो 24 लीटर। देखिए तीनों की तुलना करते हैं। समान दशा में 7.5 लीटर, भस्त्रिका में लगभग 120 लीटर और कपालभाति में 24 लीटर। परिणाम क्या हुआ? यह दशा जो उत्पन्न हुई वो कहलाती है हाइपर वेंटिलेशन। और हाइपर वेंटिलेशन क्या है? कि शरीर में
कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होता है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और ये दशा कहलाती है हाइपोकैप्निया। शरीर में हाइपोकैप्निया उत्पन्न हो गया। हाइपोकैप्निया मतलब जिससे कि दुनिया भर के साइड इफेक्ट्स हैं, ज्यादा नहीं, साफ दिखे, हेडेक होगा, वीकनेस आएगी, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगेगा, दुनिया भर के नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बेस प्राणायाम की। कुल मिलाकर वही है कि शरीर में हमारे रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी थी। इसमें क्या करते हैं, फिर प्रैक्टिशनर वॉलंटरीली जानबूझकर श्वास को रोकते हैं। कैसे रोकते हैं, कुंभक लगाते हैं, रिटेन करते हैं उसको श्वास को, तो और स्लो डाउन करते हैं। तो हार्ट टेस्ट में कहा है ये जो पूरा कुंभक रेचक श्वास लेना छोड़ना, रोकना छोड़ना की रेशो 1-2-2 या 1-4-2 बताई गई है। और वायु प्राण ने बताया है कि लगभग जो प्रारंभिक जो अभ्यास करता है वो लगभग 48 सेकंड का कुंभक लगाएं, थोड़े सेकंड स्टेज वाले 96 सेकंड्स का लगाएं, और जो एक तीसरे लेवल के जो एक प्रैक्टिशनर्स हैं वो लगभग 124 सेकंड का एक कुंभक लगाएं। तो ये जो दशा हुई ये कहलाएगी हाइपोवेंटिलेशन। दिस प्रोसेस ऑफ वॉलंटरी स्लोइंग डाउन द रेस्पिरेटरी इज कॉल्ड एज हाइपोवेंटिलेशन। और ड्यू टू दिस कंसंट्रेशन लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस इन द बॉडी। शरीर में कार्बन पे श्वास रोकेंगे तो रक्त में जो ऑक्सीजन का उपयोग होगा, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। ठीक उसका विपरीत, वहां ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी थी और इसको कहते हैं वो हाइपोकैप्निया था, ये स्थिति आ जाएगी हाइपरकैप्निया की। तो एडवर्स इफेक्ट क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग हैज बीन लिंक्ड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक नकारात्मक प्रभाव छोड़ती है, सेल में कोशिकाओं में इंजरी पैदा करती है और लो ब्लड प्रेशर दुनिया भर के ये प्रभाव पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है क्या हमारी हेल्थ पर उसके कोई पॉजिटिव इफेक्ट है क्या? एक काल्पनिक क्वेश्चन। इज देयर एनी एविडेंस कि जो हवा एयर की वायु की कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे लिए अच्छी है क्या? तो हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज ए बैड गैस, ऑक्सीजन इज ए गुड गैस, ऐसी मान्यता बनी हुई है। तो फ्यू एग्जांपल्स हैं मेरे पास, फ्यू एग्जांपल मेरे पास नहीं, साक्ष्यों के पर आधारित, रिसर्च पर आधारित कुछ साक्ष्य हैं। एक लेते हैं द नेक्ड मोल रैट, ईस्ट अफ्रीका में पाया जाता है। संक्षिप्त में जानने का प्रयास करते हैं इसको कि ये गहरे बिलों में रहता है जहां की ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, कि खुद का ही श्वास छोड़ता है लेता। तो उस दशा में आमतौर पर एक आम चूहे की आयु रहती है लगभग 2 साल, लेकिन मोल रिसर्चेस कहती हैं कि लगभग 30 साल जीता है क्योंकि ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक लेता है। क्वीन बी, मधुमक्खी का छत्ता हम सब जानते हैं। मधुमक्खी के छत्ते की हम बात करें तो जो क्वीन बी है वो छत्ते में रहती है, बचपन से सुनते आए, और वर्किंग बी है शहद इकट्ठा करती है। तो जो क्वीन बी है छत्ते में रहती है वहां कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक रहती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है, सामान्य सी बात है। और जो एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है वो जो वर्किंग बीज है उनको मिलती है, तो लगभग उस क्वीन बी की आयु 40 गुना अधिक होती है, क्योंकि वो उपयोग करती है कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक, ऑक्सीजन का कम। साइबेरियन रैट की बात कर दें, फिजियोलॉजिकली ये रैट्स की तरह होते हैं। अगर उनके मेटाबॉलिक पाथवेज की बात करें तो लगभग एक रैट जो इस विश्व में सबसे अधिक लंबी आयु का पाया गया, लगभग 41 ईयर्स का पाया गया। तो रिसर्चर्स ने देखा कि भाई वो जो बैट्स थे वो बहुत अधिक लंबी आयु तक पहुंचे क्योंकि वहां कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक थी और ऑक्सीजन की मात्रा कम थी। ह्यूमंस एट हाई एल्टीट्यूड, स्पोर्ट्स में कल्चर है ना, स्पोर्ट्स में कल्चर हमारा हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग देते हैं, पॉजिटिव फैक्टर, वहां ऑक्सीजन की कमी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होगी। तो पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड्स हैव शोन द सिमिलर रिजल्ट्स। जो हमने देखे, कैंसर की संभावना कम होती है, हार्ट डिजीज की संभावना कम होती है, रोगों की संभावना कम होती है हाई एल्टीट्यूड पर। तो बहुत अधिक ही ऑक्सीजन भी हार्मफुल है एज पर रिसर्चेस। तो व्हाट इज द लिंक बिटवीन लिविंग द हाई एल्टीट्यूड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस? वैज्ञानिकता के आधार पर द डिक्रीज इन ऑक्सीजन प्रेशर दैट अकर्स एट एलिवेशन, ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। उसका अर्थ ये हुआ कि जो लेस ऑक्सीजन प्रेशर पुशिंग कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड द सेल, जिसका परिणाम क्या हुआ, वो अलाउ करता है बॉडी टू रिटेन मोर कार्बन डाइऑक्साइड
और यह फिनोमेना कहलाता है एज पर रिसर्चेस हेल्डेन इफेक्ट। इसको कहा जाता है हेल्डेन इफेक्ट। तो यह हम जान लें कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड वो है जो हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करती है, ना कि ऑक्सीजन। वी शुड कीप इन द मेंटालिटी ऑफ आवर माइंड। और कार्बन डाइऑक्साइड इज ए पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। और कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ ए मेडिकल गैस 1% से 10% तक दी जाती है अस्थमा के पेशेंट को, कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर ये पीसीज रिसर्च के रशिया के साइंटिस्ट ने या दुनिया भर के बड़े बड़े शोधकर्ताओं ने रिसर्च की है। कुल मिलाकर वो रिसर्च के परिणाम कहते थे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग एक प्रकार से मेडिसिन के रूप में भी किया जाता है। जो निष्कर्ष वैज्ञानिकों का है, कंक्लूजन क्या है? इस सब के आधार पर हम कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के सकारात्मक प्रभाव भी हैं। ये क्यों सिद्ध किया जा रहा है कि हम कुंभक लगाते हैं, कुंभक लगाकर हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अपने शरीर में बढ़ाते हैं तो आयु बढ़ती है। तो कुल मिलाकर यह था कि जो आज का जो वैज्ञानिकता जो सिद्ध कर रही है, हमारे ऋषि मुनि ने, जो ओल्ड एंशिएंट इंडिया के साइंटिस्ट थे, जो उनको पता था कि लंबी आयु या हीलिंग उपचार या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत बड़ी भूमिका है। वो जानते थे उस समय। दे इन्वेंटेड प्राणायाम कि कुंभक के क्या प्रभाव है, कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाने का शरीर में क्या प्रभाव पड़ेगा। थ्रू कंट्रोलिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम दे कुड कंट्रोल द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑल्सो। तो इंपॉर्टेंट इज बात हमने की थी, उसमें हमने बात की थी परिभाषा में 10वें सदी श्वास प्रवास और गति विच्छेद प्राणायाम की, उसकी सिद्धि के बाद यम नियम आसन की सिद्धि के बाद और प्राणायाम के बाद ही आप अर्जित कर सकते हैं धारणा ध्यान समाधि वगैरह को। तो कुल मिलाकर ये हमने बात की प्रीरिक्विजिट्स। एक आम व्यक्ति को प्राणायाम से पहले क्या अभ्यास कर लेना चाहिए। अब थोड़ा प्रायोगिक सत्र की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो प्रीरिक्विजिट्स कुछ भी नहीं है। प्राणायाम कैन बी प्रैक्टिस इन एनी पोस्चर, बट फॉर ऑप्टिमल बेनिफिट्स वी शुड प्रैक्टिस इन ए मेडिटेटिव पोस्चर। ध्यानात्मक आसन में हमें करने चाहिए यदि ऑप्टिमल बेनिफिट चाहिए। और दृष्टिज का अभ्यास भी कर लेना चाहिए। सामान्य दृष्टि टू गेज, टू लुक एट, और हाउ टू क्लोज नॉस्ट्रिल्स। और बंदों की बात करेंगे क्योंकि हम बंद लगाते हैं, कुंभक करते हैं तो बंद लगाते हैं। तो कुल मिलाकर मेडिटेटिव पोस्चर दुनिया भर के हैं। किसी भी एक मेडिटेटिव पोस्चर में आप बैठ सकते हैं। सिद्धासन हो सकता है, पद्मासन हो सकता है, पद्मासन हो सकता है, स्वास्तिकासन हो सकता है, समासन हो सकता है, वज्रासन भी हो सकता है। दृष्टिज की बात करें, योग में 2 दृष्टिज बताई गई हैं। यह सुझाया गया है कि दृष्टि का अभ्यास कर लेना चाहिए प्राणायाम से पहले और ऑप्टिमल बेनिफिट्स। पहला है नसाग्रा दृष्टि। सिंपल से नसाग्रा। नसाग्रा संस्कृत का वर्ड है। नसाग्रा मीन्स नोज टिप। कीपिंग द आई बॉल्स ऑन द नोज टिप इज नोन एज नसाग्रा दृष्टि। लुक एट द नोज टिप फॉर कंसंट्रेशन पर्पसेस। भ्रू मध्य, भ्रू भी संस्कृत का वर्ड है। आईब्रोज, कीपिंग द आईब्रोज इन बिटवीन द आईब्रोज, दोनों आईब्रोज के बीच में देखने का जो प्रक्रिया है वो कहलाती है भ्रू मध्य दृष्टि। हमें नसाग्रा दृष्टि और भ्रू मध्य दृष्टि का अभ्यास कर लेना चाहिए प्राणायाम से पहले। बंद आमतौर पर हम केवल जालंधर बंद लगाते हैं, टकिंग ऑफ चिन, और मूल बंद मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एनस। उड्डयन बंद, कीपिंग द डायफ्राम अप। लेकिन हम तो केवल एक ही बंद लगाते हैं आमतौर पर, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरे बंदों के साथ भी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन एक जालंधर बंद की फिजियोलॉजी जान लेते हैं जो आप रोज करते होंगे प्राणायाम के अभ्यास में, कि जालंधर बंद क्यों लगाते हैं, चिन को टक क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, वैज्ञानिक क्या कारण है। ब्रेन के बारे में बात करते हैं। ब्रेन का ऐसा एक और, ब्रेन हमारा एक ऐसा ऑर्गन है, ऐसा पार्ट है जिसको 3 मिनट तक यदि ब्लड नहीं मिले तो रिस्टोर नहीं हो सकता। तो ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई करता है वो करती है हमारी कैरोटिड आर्टरी। 2 कैरोटिड आर्टरी है। परमात्मा ने, रचयिता ने, जिसने भी हमारे शरीर को बनाया है, क्योंकि संवेदनशील ऑर्गन है ब्रेन, कि कहीं ऐसी घटना घटित नहीं, ब्लॉकेज आए, तो उसने 2 बनाए और 2 में भी बाइफर्केशन कर दिया, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो टोटल वेसल्स कितने पहुंचे? 4। और जहां पर ये बाइफर्केशन है, जहां पर ये कैरोटिड आर्टरी 2 भागों में विभाजित होती है, यहां पर एक उभार सा है। वो उभार है जिसको कहा जाता है
कैरोटिड साइनस और वहां पर स्थित है साइनस नर्व। ध्यान रहे वो साइनस नर्व है, वो प्रेसो रिसेप्टर है, दैट इज स्टिमुलेटेड बाय द प्रेशर। हम चिंतक करते हैं, वो प्रेशर साइनस नर्व पर पड़ता है और वो प्रेसो रिसेप्टर है, और उस प्रेसो रिसेप्टर से जो स्टेट अचीव होती है दैट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड इन द स्लीप। बड़ी आराम की शांति की अवस्था में पहुंचते हैं, जिसको कि जनरल ट्रांस की अवस्था कह सकते हैं। और ये शिव संहिता में चर्चा है। शिव संहिता में श्लोक के माध्यम से विज्ञान नाड़ी कहा गया उसको, साइनस नर्व को विज्ञान नाड़ी द्वितीयम अंगुलिभ्यां निरोधे तदा विर्भवति सुख रूपी निरंजन, कि विज्ञान नाड़ी पर प्रेशर पड़ता तो सुख रूपी निरंजन की हमें अनुभूति होती है। भाषा दूसरी हो सकती है, लेकिन विज्ञान नाड़ी जो जालंधर बंद की फिजियोलॉजी कहती है कि वो सुख रूपी निरंजन की अनुभूति के लिए हम जालंधर बंद लगाते हैं। पार्ट्स ऑफ प्राणायाम 3 पार्ट्स है, पूरक कुंभक रेचक, कोई नई बात नहीं। श्वास लेना है, रोकना है, छोड़ना, सीधी सी बात। और क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि इसको छोड़ते हैं, महर्षि पतंजलि की बात समय नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल पार्ट की। थोड़ा सा उससे पहले थोड़ा सा हल्का सा आराम करेंगे, अपने शरीर को तैयार करेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्राणायाम के बारे में, अभ्यास के बारे में जान लें, जिससे हम ठीक से अभ्यास कर पाएंगे। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्राणायाम। मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात करें, स्वामी कुवलयानंद जी ने प्राणायाम को 2 भागों में विभाजित किया, अष्टकुंभक और वन इज सेपरेटेड, एक को अलग रख दिया है। अगेन आई रिपीट, अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग क्लासिफिकेशन किया है, लेकिन हम स्वामी कुवलयानंद जी के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। इससे पहले हम एक क्लासिफिकेशन की बात कर चुके हैं, जिसका आधार क्या था? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के रेशो के आधार पर ऑक्सीजन बेस थे, जिसमें हमने 2 उदाहरण दिए थे, भस्त्रिका और कपालभाति। और दूसरी तरफ हमने वो सब लिए थे जो इसमें आने वाले हैं, जिसमें कुंभक लगता है, लेकिन इसका आधार है अष्टकुंभक। कौन से अष्टकुंभक? उज्जयी है, सूर्य भेदन, भस्त्रिका, शीतली, शीतकारी, प्लावनी, भाव, भ्रामरी, मूर्छा। एक सेपरेट किया गया अनुलोम विलोम। व्हाई दिस अनुलोम विलोम? हम रोज करते हैं अनुलोम विलोम। व्हाई दिस अनुलोम विलोम इज सेपरेटेड फ्रॉम अष्टकुंभकास? इन 8 से अलग क्यों किया? क्योंकि अनुलोम विलोम है इन दिस कुंभक इज ऑप्शनल। यू कैन प्रैक्टिस विद कुंभक, यू कैन प्रैक्टिस विदाउट कुंभक ऑल्सो। रिटेंशन के साथ भी कर सकते हैं, विदाउट रिटेंशन भी कर सकते हैं। ड्यू टू दिस रीजन दिस इज सेपरेटेड फ्रॉम अष्टकुंभकास। प्रोसीजर संक्षिप्त में, अंतिम भाग संक्षिप्त में बात करते हैं। प्रोसीजर क्या रहेगा, सीक्वेंस क्या रहेगा, कहां से श्वास लेना है, कैसे रोकना है, कहां से छोड़ना है, कौन सा बंद लगाना है, नॉस्ट्रिल कैसे कंट्रोल करना है, कंप्लीट मेथोडोलॉजी के नोकी जान लेते हैं। उसके बाद हम प्रायोगिक सत्र की बात करेंगे। तो उज्जय की बात करें, पहले प्राणायाम ध्यान रहे थायराइड प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि कुछ व्याधियों के लिए भी जो मेन प्राणायाम है उनकी बात करेंगे। जो उज्जय प्राणायाम है वो थायराइड प्रॉब्लम के लिए, चाहे हाइपोसिक्रेशन हो चाहे हाइपर सिक्रेशन हो। हाइपर सिक्रेशन होगा तो व्यक्ति दंत्यकार होगा, एडिपोसिटी होगी, और उसका हाइपोसिक्रेशन होगा तो इंडिविजुअल विल बी लीन एंड थिन, वो हड्डियों का ढांचा बनेगा। सामान्य सी बात है। हाइपर सिक्रेशन भी खतरनाक है थायराइड का, और हाइपोसिक्रेशन भी खतरनाक है उज्जय उसके लिए। तो इस उज्जय का नाम उज्जय क्यों पड़ा? थ्योरेटिकल बात भी करते हैं। जो हमारी संस्कृति में जो शब्द, इसमें उज्जय में एक शब्द छुपा है जय, और जय का अनाउंसमेंट होता है तेज आवाज में, जय। तो जय धीरे आवाज में अनाउंस नहीं करता। सिमिलरिटी है, जय शब्द का उच्चारण तेज होता है। इस प्राणायाम को करते वक्त लाउडर वॉइस प्रोड्यूस्ड, तेज आवाज निकलती है। इस सिमिलरिटी के कारण से कहा गया पूरक कैसे, कुंभक कैसे, रेचक कैसे, आपके सामने पूरक दोनों नासिकाओं से लेना है, जालंधर बंद लगाना है, लेफ्ट से छोड़ देना है, तीसरी प्रक्रिया। आगे दोनों नासिकाओं से श्वास लेना है, रोकना है और लेफ्ट से छोड़ना है। इतना सिंपल सी प्रक्रिया है, लेकिन आवाज कैसे निकलेगी? तो ये है ड्यूरिंग पूरक एंड रेचक, श्वास लेते वक्त और श्वास छोड़ते वक्त एपिग्लोटिस, जो हमारे फूड पाइप और विंड पाइप पर जो एक चेंज होता रहता है एपिग्लोटिस, उस एपिग्लोटिस को पार्शियली क्लोज करना है। पार्शियली क्लोज करोगे तो घर्षण होगा। घर्षण होगा कहां? विंड पाइप में, और विंड पाइप में घर्षण होगा तो आवाज निकलेगी। कैसे? सिंपल सा, पूरा कहां से लेना है? दोनों नॉस्ट्रिल से आवाज निकलेगी। देखिए नॉस्ट्रिल, ये आवाज कहां से निकली है? नॉस्ट्रिल से, एपिग्लोटिस से निकली है।
हमें डिफरेंशिएट करना है कि नॉस्टल की आवाज नहीं होनी चाहिए भ्रामरी में। यहां किससे आवाज होगी? गले से ये आवाज निकलेगी। पार्शियली हमने क्लोज किया किसको? एपिग्लोटिस को, और उस घर्षण से आवाज निकालनी। इतना सा ही जो है बस हमने एक प्राणायाम की प्रक्रिया जानी थ्योरेटिकल रूप में कि दोनों नासिकाओं से श्वास लेना है, लेकिन एपिग्लोटिस को क्लोज करना हमारे थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए अच्छा है। इसमें क्वेश्चन सवाल? अगला सूर्य भेदन, नाम से क्लियर है सूर्य भेदन। ईडा नाड़ी, चंद्र नाड़ी है, पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी है। पहले राइट नोस्ट्रिल से लेते हैं, इसलिए इसको कुछ नहीं, सिंपल सा सीक्वेंस, कुछ भी तो नहीं है, सिंपल है। नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, मैंने अभी जल्दबाजी में बनाया है, ये गलत लिखा है। दोनों नोस्ट्रिल से श्वास नहीं लेना, राइट नोस्ट्रिल से श्वास लेना है, रोकना है, लेफ्ट से छोड़ देना है बस। ये कॉपी पेस्ट में ये गलत है। अगली बात करते हैं भस्त्रिका। देखिए भस्त्रिका स्वामी कुवलयानंद जी ने तो अलग तरह का भस्त्रिका बताया, लेकिन सिंपल सा भस्त्रिका हम इनको छोड़ते हैं। बहुत जटिल भस्त्रिका बताया, इस भस्त्रिका को हम छोड़ते हैं, लेकिन सिंपल भस्त्रिका की बात करते हैं। भस्त्रिका क्या है? कपालभाति की तरह ही है, ध्यान रहे। और हर व्यक्ति विशेष को भस्त्रिका करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाएगा तो व्यक्ति ऊर्जावान महसूस करेगा। तो कपालभाति में दो शब्द हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव मीन्स विद एफर्ट्स, पैसिव मीन्स विदाउट एफर्ट्स। तो कपालभाति में हम करते हैं ना एक्सेलरेशन, श्वास छोड़ना तो एक्टिव है, विद एफर्ट्स है, लेकिन स्वतः घटित हो रही है, पैसिव है क्या? इनहेलेशन। और आप हाथ रखकर देखेंगे तो हमारे जो स्ट्रेस पड़ता है अपर एब्डोमेन पर पड़ता है, लेकिन भस्त्रिका में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों ही एक्टिव हो जाते हैं। प्रयास के साथ श्वास छोड़ना है, प्रयास के साथ श्वास लेना। इससे सिंपल प्रक्रिया क्या होगी? गहराई से छोड़ना है तो वो स्ट्रेस यहां नहीं पड़ेगा, वो स्ट्रेस कहां पड़ेगा? लोअर एब्डोमेन में। तो वैसे ये तो बहुत जटिल बताया गया है, इस जटिलता पर अभी हम नहीं जाएंगे, बहुत लंबी प्रक्रिया सभी में बताई गई है। और जो हमें अभ्यास करने चाहिए उसकी बात हमने की। उज्जयी बहुत महत्वपूर्ण, हमें अभ्यास करना चाहिए। शीतली शीतकारी के अलावा हमें प्लावनी की प्रैक्टिस नहीं, भ्रामरी प्राणायाम हमें करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम क्यों? भ्रामर की आवाज निकलती है, बी की आवाज निकलती है, लेकिन लिटरेचर कहता है द वॉइस ऑफ फीमेल बी शुड बी प्रोड्यूस्ड, नॉट मेल बी, फीमेल बी। इसका अर्थ ये है कि फीमेल की आवाज थोड़ी सी बारीक होती है, मोटी आवाज पुरुषों की होती है, मोटी आवाज नहीं, पतली आवाज निकालनी, सिंपल सी बात है। तो दोनों नोस्ट्रिल से लेना है, रोकना है, दोनों नोस्ट्रिल से छोड़ना है, और श्वास लेते वक्त और छोड़ते वक्त आवाज निकालनी है फीमेल की। मूर्छा प्राणायाम भी चलन में नहीं है, अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसको दैट इज सेपरेटेड, वो सेपरेट किया गया जिससे एस्ट्रोलग से कुछ भी नहीं है। नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा गया है, कहाँ से हम सब जानते हैं, लेफ्ट नोस्ट्रिल से लेना है, राइट से छोड़ देना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ देना है। कुंभक के साथ भी कर सकते हैं, बिना कुंभक के भी कर सकते हैं। तो ये मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं है, जितना भी कलेक्शन है, जो भी एकत्रीकरण था वो एकत्रीकरण है, रेफरेंसेस आपके सामने हैं, जितने भी रिसर्च बेस्ड हैं। या तो यदि आपके कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। अब अपना अभ्यास करना शुरू करेंगे। 6 नंबर का जो था वो कौन सा था? प्लावनी। प्लावन का संस्कृत अर्थ है तैरना। पानी में कौन सा ऑब्जेक्ट तैरता है, क्या वस्तु तैरती है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी से कम? सीधी सी बात है, हमारे शरीर की स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी से अधिक है और हम डूब जाते हैं, है ना। लेकिन प्लावनी प्राणायाम करते वक्त जब तक हमें कुंभक लगेगा, विदाउट मूविंग लिम्स, विदाउट मूविंग हैंड्स एंड लेग्स, वी कैन फ्लोट। फ्लोट का मतलब है कि पानी की सतह पर नहीं तैरते, हमारा केवल नोस्ट्रिल मुंह बाहर रहेगा, अंदर रहे तो हम तैर सकते हैं, क्योंकि हम अपनी स्पेसिफिक ग्रेविटी को
पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी से कम कर लेते हैं। यही एक ऐसा प्राणायाम है जिसमें अभी तक जितनी प्राणायाम है सब में हम लंग्स में एयर लेते हैं। ये पहला प्राणायाम है, इसमें पेट को भरा जाता है। पहले हम खाना खाते हैं, फिर हवा को निकला जाता है। हवा को निकलेंगे और निगलते रहेंगे जब तक कि हमारा पेट भर ना जाए, फूल ना जाए। उसके बाद सिंपल सा है, पूरक दोनों नोस्ट्रिल से श्वास लेना है, कुंभक लगाना है। तो जब तक वो पेट में हवा है और लंग्स पूरे भरे हुए तब तक आप फ्लॉट कर सकते हैं विदाउट मूविंग लिम्स। तो ये प्लावनी, यू कैन प्लावनी। और कोई क्वेश्चन? जी सर, एक वो जो आपने कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का जो बताया था, उसको एक बार सिंपल लैंग्वेज में बता दीजिए। कुंभक लगाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा शरीर में बढ़ेगी, क्योंकि हम श्वास नहीं ले रहे हैं, रोक रहे हैं। क्या 10 सेकंड रोके, 20 सेकंड रोके, 1 मिनट रोके, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा शरीर में बढ़ेगी। इसलिए उसको कहा गया कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड प्राणायाम, कि शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। सकारात्मक प्रभाव तुमने बताए थे, नकारात्मक प्रभावों की भी चर्चा की। ऑक्सीजन बेस्ड प्राणायाम क्या है? जिसमें हम जो सामान्य श्वास लेते हैं उससे अधिक श्वास लेते हैं। 2 की बात की थी, भस्त्रिका की और कपालभाति की, जिसमें हमारा नेट वेंटिलेशन भी बढ़ता है। उससे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। लेकिन शरीर में एक कैटाबॉलिक हार्मोन से रिलेटेड है, एनाबॉलिक हार्मोन से रिलेटेड है, और संतुलन की दशा के लिए दोनों प्रकार की गतिविधियां जरूरी है संतुलन स्थापित करने के लिए। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष तो यह है कि केवल हमें अपने जीवन में अकेले कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड प्राणायाम ही संबंधित अभ्यास सत्र में नहीं करने चाहिए। केवल हमें ऑक्सीजन बेस्ड प्राणायाम ही हमें अपने अभ्यास सत्र में सम्मिलित करना चाहिए। उस संतुलन के लिए 1-2 प्राणायाम हमें कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड करें और 1-2 प्राणायाम हम ऑक्सीजन बेस्ड करें। उसका निष्कर्ष कि दोनों पर क्यों हमें संतुलन बनाना। वो संतुलन की दशा को हमने कहा था होमोस्टेसिस मेंटेन करने के लिए। तो और कोई क्वेश्चन हो तो नहीं तो आप जैसे रोज जिस कुछ वेरिएशंस की बात करेंगे, कुछ हो सकता है आपको। आपने जो हाइपोकैप्निया और हाइपरकैप्निया दोनों बताया है ना सर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की हमें अगर बढ़ जाती है तो एज बढ़ जाती है, उम्र में बढ़ जाती है, तो सर उसके कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, अगर अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में हम जीवन व्यतीत करते हैं तो सर इसका कारण यही है ना कि ऑक्सीडेशन होता है हमारी सेल्स में। और जैसे कि हम उसका कारण बताया था ना, बाहर से रिलेट करते हैं ना, जैसे कि कोई भी फूड वो अधिक ग्रहण कर पाते हैं, प्रेशर में डिफरेंट बात हुई थी ना अपने, उसका मेन कारण तो वही था। देखिए ये बताया ना व्हाट द लिंक, इसलिए कि हमने बात की थी कि ऑक्सीजन प्रेशर कम होता है एलिवेशन में, ऑक्सीजन प्रेशर कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर अधिक होगा। इसका अर्थ हुआ कि देयर इज अ लेस ऑक्सीजन प्रेशर पुशिंग कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड द सेल, और जिसका परिणाम आपके सामने लिख रहे हैं कि हमारे बॉडी को इस तरह का बनाता है, वो अलाउ करता है कि हम वी कैन रिटेन मोर ऑक्सीजन, मोर कार्बन डाइऑक्साइड। ये उसका वैज्ञानिक रीजन है। तो इसके पीछे ये है ना कि डैमेज रुक जाता है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन ज्यादा नहीं होगा तो डैमेज रुक जाएगा सेल्स का, है ना सर? वो बात नहीं की थी हमने, डैमेज रुकने की बात तो नहीं की थी, लेकिन इसकी रिवर्स हमने बात की थी कि सेल को इंजरी करेगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो सेल को इंजरी करेगा, इंजरी नहीं करेगा मतलब डैमेज नहीं होगा, इतनी सी बात है। दूसरे रूप में हमने बात की थी। जैसे सर कोई अगर साइंस से रिलेटेड नहीं है, कोई यहाँ पे जो है बैठे हैं कि डिपार्टमेंट साइंस डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं है, तो उनको हम सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बता सकते हैं जैसे कि फूड प्रोडक्ट्स होते हैं बाहर, और उनके मतलब ऑक्सीजन के उसमें संपर्क में आते हैं तो वो ज़्यादा उसमें ऑक्सीडेशन होकर डेंसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, सड़ना गलना, तो ज़्यादा जितना ज़्यादा अति भी बुरी है उसको लेकर समझा। हाँ नहीं, सबका अपना अपना तरीका है, बहुत अच्छी बात है। उदाहरण के साथ अगर ऐसे उदाहरणों के साथ आप बताएंगे तो और अच्छी समझ में आएगा, बहुत अच्छी बात है। सर ये एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म के बारे में सर वो क्या काम करता है? एनाबॉलिक हार्मोन
क्षेत्रों की बात करते हैं, योग की बात भी करते हैं और दूसरे व्यायाम भी करते हैं। सूर्य नमस्कार है, योग का भाग नहीं है, लेकिन योग में हमें सम्मिलित करते हैं। तो सूर्य नमस्कार की दुनिया भर के डायनामिक सूर्य नमस्कार भी है, स्लो सूर्य नमस्कार भी है, तीव्र गति से भी है, होल्ड पोजिशन होल्ड करते हैं देर तक, हाफ पोजिशन में वो भी है, दुनिया भर के है ना। और हम आसन में भी होल्ड करते हैं। तो जितने भी कैटाबॉलिक हार्मोन हैं, शरीर में अधिक सिक्रेशन होगा तो हमारे मसल साइज को बढ़ाते हैं, ठीक है। और जितने भी स्ट्रेंथ संबंधी एक्टिविटीज को जो करते हैं, जहां ताकत का उपयोग होता है, वहां ये कैटाबॉलिक हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ठीक है। एनाबॉलिक हार्मोन और कैटाबॉलिक हार्मोन वहां सीक्रेट होंगे जो दीर्घकालिक गतिविधि हम करते हैं, वहां कैटाबॉलिक हार्मोन वो हमारे मसल साइज को कम करते हैं। लेकिन फिजियोलॉजिकली जो मेल और फीमेल के हार्मोन्स हैं, मेल का टेस्टोस्टेरोन, उसका सिक्रेशन कम कर देते हैं कैटाबॉलिक, और एनाबॉलिक बढ़ा देते हैं। ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर सेम घटित होता है महिलाओं में। और लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी, आप सिंपल सा एग्जांपल ले, मैराथन रनर को देख लीजिए ना, किसी को भी, उसके स्टीरॉइड्स में भी तो होता है, हाँ। इंक्रीज द एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स, जो उसका नाम ही एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स है, वो उसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और वो आर्टिफिशियली इंक्रीज कर देते हैं। वो आर्टिफिशियल इंक्रीज करते हैं। क्या अब वो पूछ रहे हैं महर्षि पतंजलि द्वारा जो परिप्राणायाम है, ठीक प्रकार से शायद उसको ठीक से कोई समझा नहीं पाया। बाह्य अभ्यंतर संभवती देशकाल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। बाह्य प्राणायाम एक्सलेशन, अभ्यंतर प्राणायाम इनलेशन, स्तंभ रोकना, तो सी बात है ना। तो वो स्तंभ वाला से तो कुंभ का है ना। और चौथे का नाम नहीं बताया किसी ने, बाह्य अभ्यंतर विषक्षेपी चतुर्थ, लेकिन नाम क्या है वो अलग बात है। कुछ कहते हैं कैवल्य प्राणायाम या दुनिया भर का, लेकिन कहीं लिटरेचर में तो नहीं है, तो बड़ा मुश्किल है। तो लेकिन स्वामी कोवल्यानंद जी ने एक बहुत अच्छे रूप में उस प्राणायाम को प्रस्तुत किया है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट हो गया, कहाँ ज्यादा हम गहरा श्वास लेते हैं, लेकिन उस श्वास को लेकर रोकते कहाँ, वो तो कुंभक में रोका, श्वास लिया फिर छोड़ देगी, सामान्य प्रक्रिया। आपने आपकी बात में समझ गया, आपका क्वेश्चन, श्वास लिया रोका तो जो लंग्स में जो है अपना ऑक्सीजन है वो कंज्यूम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ठीक है। तो वही जो स्टोर है, जो लंग्स में है, उसी का उपयोग किया जा रहा है। तो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, लेकिन दैट विल डिपेंड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द कुंभक। वो कुंभक की अवधि पर निर्भर करेगा। हम तो आमतौर पर कितना कुंभक लगाते हो, 5 सेकंड 6 सेकंड, लेकिन आपने देखा नहीं उसमें 48 सेकंड तो प्रारंभिक का ही बताया गया है, 2-2 मिनट का कुंभक। हम उसकी बात कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि के उस रूट कंसेप्ट की बात करें तो कुंभक को 5-6 सेकंड का कुंभक नहीं है। दीर्घकालिक लंबी अवधि के तक कुंभक लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली अपने आप शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो तुलना करो ना, वो 1:4:2 रेशो ले रहे हैं, 1:4:2 का रेशो ले रहे हैं, तो ज्यादा अवधि किसकी है, कुंभक की है। तो कुंभक की ज्यादा होती है तो उसमें तो जो होगा वो घटित ज्यादा होगा। अगर 1:1 रेशो रहा होता तो आप हो सकता है कि मान सकते थे, रेशो अलग है ना, अनुपात अलग है सबका। नहीं, वो वेरिएशन बड़े जितने दूसरे योगियों ने दिया शीतली पर नहीं, वो
एक सूर्य वेदन चंद्र वेदन नाम का प्राणायाम है, कुछ एंगार जी की बुक में दिया हुआ है, एंगार जी उसको पता चंद्र वेदन प्राणायाम कि लेफ्ट से लिया राइट से छोड़ा। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड लिटरेचर पर आधारित इस तरह की चर्चा नहीं है। जैसे मैं प्रैक्टिकल मैंने इसका बेनिफिट लिया है, जिसको सूर्य नाड़ी जिसको कफ की प्रॉब्लम होती है, इसमें क्या करवाता हूँ उनका राइट से लेकर राइट से चलवाता नहीं तो स्पष्ट की बात है, वो तो स्पष्ट लिखा है कि जिसका एसिडिटी की प्रॉब्लम है कुल मिलाकर उसको तो शीतलता चाहिए, उसको लेफ्ट से लेफ्ट से करना, उसको चंद्र वेदन करना चाहिए। और ये जो गर्मियों में तो कर ही नहीं सकते आप सूर्य वेदन, और अधिक ऊष्मा उत्पादित होगी तो सूर्य वेदन। वो कह रहे हैं कि एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन विद द सेम नॉस्ट्रिल। सेम नोस्टल, जैसे राइट से लेना सिर्फ राइट से ही छोड़ना। नहीं ऐसा कुछ वेरिएशन बताए हैं, ये वेरिएशन देखिए कितना एक बहुत आपसे संबंधित बात है। ऐसे प्राणायाम भी है, भस्त्रिका की बात करें, जो तीसरी वैरायटी खोल के दूसरी की बात करते हैं, जो आपने बताया कि कपाल भाती करते हैं, थर्ड वैरायटी में कपाल भाती किससे करते? राइट नोस्ट्रल से। आपने शुरू किया राइट नोस्ट्रल से कपाल भाती शुरू की, इसी से ले रहे हैं सीजर, छोड़ रहे, राइट से लिया, छोड़ा, रुका, छोड़ा, और लेफ्ट से कपाल भाती शुरू की। तो एक नोस्ट्रल से श्वास लेना छोड़ना बहुत प्राणायाम में प्रक्रिया है। और ये एक वेरिएशन जो आपसे संबंधित है वो तो आपने कहा, लेकिन ये एक और कितना अच्छा है कि जटिल प्रक्रिया। एक तो उसी नोस्ट्रल से लेना, उस नोस्ट्रल से छोड़ने की प्रक्रिया होगी। हमने चर्चा की कि वो योग में भी दर्शाया गया है, थर्ड वैरायटी ऑफ भस्त्रिका। फोर्थ वैरायटी ऑफ भस्त्रिका में देखिए कपालभाति की नहीं, कपालभाति है राइट नोस्ट्रल से लेना है, एक स्ट्रोक में, एक झटके में लेफ्ट से छोड़ना, ये भी प्रक्रिया। तो ऐसा नहीं एक नोस्ट्रल से लेकर दूसरे से छोड़ सकते हैं, एक से लेकर एक पे छोड़ सकते हैं, बहुत प्राणायाम है ऐसे। और कोई क्वेश्चन? तो शुरू करें प्रैक्टिकल पार्ट। तो आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं जहां भी ग्रहण करना हो। Within 2 seconds we are going to start the session. कुछ सेकंड ज़्यादा नहीं, 30 से 40 मिनट का सत्र होगा। बहुत वेरिएशंस की बात करेंगे। आप एक या दो आसन को भी अभ्यास सत्र में सम्मिलित करें, वो भी एक पूर्ण अभ्यास का रूप ले सकता है। बैठे रहेंगे तो ज्यादा का प्रयास कर रहे हैं, हर रोज रूटीन का कार्य जो होता है आप वही कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए स्पेशल सेशन इसलिए रखा गया है कि आप उसमें ऐसा करें। और ये सत्र का सबसे बेस्ट और अमेजिंग सेशन है। आप सभी को अंदर की प्रक्रिया जो है उसको जानने का मौका मिला, बहुत डीप नॉलेज जो हम सभी को जाननी ही चाहिए। ये 10th क्लास तक, बेसिकली 10th क्लास तक भी आ जाता है। शुरू करते हैं। लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में आएंगे, सभी पैरों को सामने ले लेंगे। लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में आराम से रिलैक्स, हाथों को एक रिलैक्स पोजीशन में, मीडियम मिले हुए, पंजे मिले हुए। प्रिपरेट एक्सरसाइज से शुरू करेंगे, अपने शरीर को तैयार करेंगे और बहुत अधिक अभ्यास नहीं करेंगे। अभ्यासों की संख्या कम होगी, लेकिन उसके वेरिएशंस की बात करेंगे। मीडियम मिले, पंजे मिले हुए,
थोड़ा पंजों को सामने की तरफ खींच देंगे, 2-4 सेकंड मेंटेन करो। 1 2 5 सेकंड सामने, केवल सामने खींच करके 1 2 3 4 5 अपनी तरफ, शरीर की तरफ 1, जितना शरीर की तरफ खींच सके पंजों को, 2 मीडियम में ले हुए पंजे में ले हुए, 3 4 5 अगेन फॉरवर्ड, होल्ड द पोजीशन को होल्ड करेंगे, अगेन टुवर्ड्स द बॉडी, अगेन फॉरवर्ड, स्लोली वी विल डू इन अ स्लो मोशन, बहुत ही धीमी गति से करेंगे, अगेन टुवर्ड्स द बॉडी, यहीं से फ्रॉम द सेम पोजीशन स्ट्रेच करना है टुवर्ड्स योर राइट साइड, पंजे को स्ट्रेच करना राइट साइड, 1 2 एक तरफ 2 3 4 अदर साइड, 1 एक तरफ केवल एक तरफ, 2 3 4 अगेन रिपीट अपोजिट, 2 2 राइट साइड स्ट्रेच, कितना कर सकते हैं स्ट्रेच, 2 3 4 अगेन अदर साइड। अब यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, पंजे को स्लोली, 1 2 3 4 5 other sides in reverse we will rotate in anti-clockwise direction, 1 2 3 4 5 यहीं से थोड़ा हाथों का सहारा लेकर छोड़ देंगे, सहारा लेना, यहीं से बैंड योर लेफ्ट नी को बैंड करेंगे, थाली को रखेंगे, थोड़ा सा करते और यहाँ से एक हाथ को लेडी के नीचे रखेंगे, दूसरे हाथ से प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और स्ट्रेच करेंगे नी को, थोड़ा सा पैर को थोड़ा सा क्रॉस करेंगे, थोड़ा तो अच्छा होगा, 1 2 प्रेस कीजिए नी को, 2 बेटा थोड़ा सा आगे करोगे तो हो पाएगा, थोड़ा यहाँ प्रेस कीजिए और लेडी को उठाइए, 1 2 3 4 5 अदर साइड, सोल को साइड में रख लेंगे, सोल को पैर की सोल को खाली के पास रख लीजिए और ऐसा करिए, अपनी प्रेस जितना प्रेस कर सकते ताकत से होल्ड कीजिए, 1 2 2 3 4 रिलैक्स अदर साइड, 1 2 2 2 3 4 5 सुखासन में धीरे से बैठेंगे, कम समय के मतलब ऊपर की वजह से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अपोजिट नी पर पाम को प्लेस कीजिए, अपोजिट नी पर लेफ्ट पाम को राइट नी पर प्लेस कीजिए, लेफ्ट पाम को राइट नी पर, ध्यान दीजिए काम नहीं करना है और फुल करना है इनको, पूरा स्पेस स्पाइन कॉर्ड में करना है, 1 2 3 4 5 6 फुल कीजिए, अपोजिट ध्यान दीजिए सर, आप इधर मूव कर लेंगे, बड़े इधर मूव कर लेंगे, अपोजिट पाम को पर रखिए और यहाँ स्ट्रेच कीजिए पूरा, 1 2 2 2 2 3 4 पूरे स्पाइनल कॉर्ड में ट्विस्टिंग एक्शन हो रहा है, 5 अदर साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 relax, यहीं से क्रॉस और आर्म लेफ्ट आर्म को क्रॉस करना है, लॉक स्ट्रेच, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 other side, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 slowly down, left palm को
क्रॉस उसका रखिए, एल्बो को थोड़ा सा पुल कीजिए, 1 2 3 दूसरे हाथ के सहारे से पुल कीजिए, 4 5 6 7 अदर साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 next थोड़ा गर्दन को उठा लेते, गिरिवाशन के विकास का थोड़ा अभ्यास करते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग, आपका सहारा मेरा क्या ले सकते हैं, 1 2 बैकवर्ड बेंडिंग, 3 4 5 6 7 8 bend forward, 1 you can take support of your head also, you want to take 4 5 6 7 8 9 last part, sideward bending, 1 towards your right side, 1 2 3 4 5 6 7 8 other side, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 relax। हमने अपने आप को हल्का फुल्का तैयार किया है, कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम स्टैंडिंग पोजीशन, हम खड़े होकर करेंगे कुछ बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास। हम दैनिक जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों कर रहे हैं, माइक्रो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेडिशनल योग जो पारंपरिक योग के क्षेत्र से थोड़ा हटकर कर रहे हैं, हम करेंगे कटी शक्ति विकासन, कटी शक्ति विकासन। कटी का मतलब होता है कमर की शक्ति। ध्यान दीजिए, जो हम दैनिक जीवन में जितने भी काम करते हैं उसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग बहुत होती है, साइडवर्ड बेंडिंग बहुत होती है। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम, की प्रॉब्लम का मेन कारण है कि उसका कुछ रिएक्शन नहीं होता। हम 3 कटी शक्ति विकास की बात करेंगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग के आधार पर, साइडवर्ड बेंडिंग के आधार पर, और कुछ रिएक्शन को भी सबसे महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए कैसे करना है, लेफ्ट रिस्ट को बंद करना है ताकत से, और किसी को रिस्ट को पकड़ना है, पीछे से रिस्ट को पकड़ना है, जितनी ताकत से इसको दबा पाए हम करें कटी शक्ति विकासन। ताकत से इस जीवन का धीरे जारी प्रेस करना, प्रेस करेंगे तो कंधे हमारे नीचे, और यहाँ से जैसे हम अर्ध चक्रासन करते हैं, हम अर्ध चक्रासन जैसे करते हैं, पीछे की तरफ धीरे जाना है, 1 2 3 5 seconds 1 2 slowly पोजीशन छोड़ने जाएंगे, और धीरे धीरे इसी प्रेशर के साथ सामने जैसे हस्तासन में करते हैं, 1 प्रेशर के साथ करेंगे, 2 3 प्रेशर, 4 5 6 7 8 9 स्लोली अप। देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण है वो प्रेशर, यानी फॉरवर्ड बेंडिंग में प्रेशर होगा, और प्रेशर करेंगे हल्का झटका हाथ लेंगे। तो एक बार को रिपीट करेंगे, हम कर रहे हैं फर्स्ट वेरिएशन ऑफ कटी शक्ति विकासन, फॉरवर्ड बेंडिंग। आप ध्यान करेंगे, पीछे को नहीं करना, सिंपल पोजीशन में कुछ अभ्यास करते हैं, सिंपल पश्चिमोत्तानासन शुरू करते हैं। श्वास लेना है, आंखों को उठाना, श्वास के साथ 1 श्वास के साथ हिप को बाहर निकालते हैं, पश्चिमोत्तानासन कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 5 स्लोली श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पीछे से हाथ, इसी कैटेगरी के आसन बना लेते हैं। उग्रासन, दोनों पैरों के बीच दूरी बनाए हैं, इसी तरह से पश्चिमोत्तानासन भी बनाए हैं। श्वास लेते हुए आंखों को उठाया, इसको हल्का सा बाहर निकालते हुए माथे से स्पर्श करने का प्रयास किया,
बताने की आवश्यकता नहीं है। बैंड करते हैं तो श्वास छोड़ना है, श्वास के साथ सम्मिलित करना है, व्यायाम के रूप में नहीं करना है, एक आसन के रूप में करना है। अगला फिर टुगेदर, नेक्स्ट टुगेदर, एक पाद जानुशिरासन, उसी सीरीज के आसन कर रहे हैं, सिमिलर नेचर के। एक पाद जानुशिरासन, यहीं से राइट लेग को थोड़ा दूर ले जाएंगे, राइट लेग को दूर ले जाएंगे, लेफ्ट लेग को बेंड करना है, सोल को रेस करना है। एक पाद मींस एक पादुकाएं होती पैर, एक पाद जानुशिरासन, जानु मींस थाई, यहीं से श्वास लेते हुए नहीं, नी को पकड़ना है, इसको पंजे को पकड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट 3 सेकेंड्स, 1 2 3, श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, पैर सीधा, दूसरे पैर को दूर प्लेस करेंगे, दूसरे पैर को दूर प्लेस करेंगे, सोल को जांघ पर प्लेस करेंगे, प्लेस करेंगे और श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, डाउन, last 3 seconds, 1 2 3, up down, अब हम करेंगे वक्रासन और उसका वेरिएशन, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। बैंड और लेफ्ट नी को बेंड कर लेंगे, सोल को प्लेस कर लेंगे सरफेस पर, नी शुड बी पॉइंटिंग अपवर्ड, दिशा ऊपर की तरफ रहेगी। यहां से आप अपोजिट हैंड को के एल्बो से लॉक करते हुए और करेंगे, आप इसको पीछे की तरफ रखेंगे और हथेली को सरफेस पर पीछे देखने का प्रयास करेंगे। उंगलियों की दिशा पीछे की तरफ, 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4, slowly up. We will repeat the asan from other side. इसी आसन को, वक्रासन को दूसरी तरफ से करेंगे, दूसरे पैर को बेंड किया, एल्बो की बैक साइड लॉक किया, हथेली को सरफेस पर रखा, उंगलियों की दिशा पीछे की तरफ, पीछे देखने का प्रयास करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4, slowly up, लेफ्ट नी को बेंड करें। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस आसन को अनिवार्य रूप से हमें अपने दैनिक अभ्यास सत्र में सम्मिलित कर लेना चाहिए। इस वेरिएशन ऑफ वक्रासन, वक्रासन का ही वेरिएशन है। लेफ्ट नी को बेंड करेंगे, बेंड करने के बाद ध्यान दीजिए आपको क्या करना है। इसमें हमने क्या किया था, अपोजिट, जिस नी को बेंड किया था उसके अपोजिट हैंड को हमने लॉक किया था। नहीं, अब इसी हाथ को लेना है और यहीं से बेंड करना है, पीछे से अपने दोनों हाथों को पकड़ना है टाइट से, और हम कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ दिस वक्रासन। 1 2 बाहर से इतना हो पाए, 2 3 4 5 5 5 6 7 8
अप, बहुत महत्वपूर्ण है स्पाइन की मोबिलिटी के लिए। दूसरी तरफ से करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 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 वन टू थ्री फोर स्लोली लाई डाउन ऑन द बैक, नहीं पर दो दिन आसन करते जाना है, 2 दिन आसन। उसके बाद एक रेस्पिरेटरी प्रैक्टिस की एक जरूर करेंगे और वेट जरूर करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भाग है। केवल एक आसन करेंगे जो कि हमें करना चाहिए। आमतौर पर आज के समय में ब्लड ग्लूकोज लेवल की समस्याएं हैं, हम करेंगे हर पवन मुक्तासन और केवल पवन मुक्तासन। केवल एक आसन लेंगे श्रेणी से। आप बेंड योर लेफ्ट नी को बेंड किया, इंटरलॉक योर फिंगर्स को इंटरलॉक किया, टच द नी विद द चिन या माथे से टच कीजिए नीचे, रेज 1 2 3 कब जाते हैं 4 5 6 15 सेकंड करेंगे, 7 8 9 10 1 2 3 4 slowly down, slowly bend the knee। हम बेशक इतना फास्ट कर रहे हैं, इतना फास्ट आमतौर पर हम नहीं करते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 slowly up, bend your both knees, interlock the fingers, touch the knee, 1 2 20 seconds इसको अवधि बढ़ाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 slowly up। यहीं से, क्योंकि हमें अपोजिट डायरेक्शन में भी, अपोजिट रिवर्स भी बॉडी को स्ट्रेच करना है, एक आसन हम ले लेते हैं, अधिक आसन नहीं लेंगे। टर्नियल पोजीशन, पेटिकल प्रोन लाइक पोजीशन में आ जाइए, यहीं पर प्रोन लाइक पोजीशन में आ जाइए। पांचे पीछे हुए एरिया में ले लीजिए, एक या 2 आसन, अरे नहीं करेंगे। हम भुजंगासन करेंगे, हाथों को हथेलियों को साइड में चेस्ट के पास। देखिए सरफेस की सपोर्ट नहीं लेनी है, सरफेस की सपोर्ट, रेज योर ट्रंक अप 1 9 आप छोड़ दीजिए, आप डाउन डाउन डाउन। आप आधा इंच हथेलियों को उठा लीजिए, आधा इंच उठा लीजिए, आधा इंच हथेलियों नाउ रेज योर ट्रंक अप, हथेलियां नीचे पीछे पैर नीचे 1 2, ये परफेक्ट पोजीशन है ये। अब बेशक हल्का सा हथेलियां टिका लीजिए, सारा नहीं लेना है। 1 2 15 सेकंड 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 slowly down। बस एक ही आसन करेंगे, ये एक आसन, एक रिवर्स पोजीशन है। अब आप सामान्य अवस्था में बैठ जाइए। एक रेस्पिरेटरी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर करेंगे और मेडिटेशन जरूर करेंगे। मेडिटेशन दुनिया भर के हैं, लेकिन एक बात मेडिटेशन की बात करेंगे। अब एक थोड़ा आपका कॉम्पिटिशन चाहिए, ये डिफिकल्टी इंडेक्स इसका ज्यादा है, लेकिन आप जितना कर पाए, बीच में नहीं हो पाए तो छोड़ दीजिए। अब आप कम और हम करेंगे केवल एक आसन, मार्जरी आसन और होते वेरिएशन, केवल एक आसन करेंगे, कम और 4 पॉइंट्स, केवल एक आसन ही अपने आप में सब करें। 4 पॉइंट्स पर आ जाइए। हाँ, पैर
कंधों के बराबर घुटनों के बीच में दूरी, ध्यान दीजिए बहुत जरूरी। और ये जो आप करने वाले हैं एकमात्र दैनिक जीवन में करें लाए इसको तो भी पर आप देखिए, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। देखिए ठीक है, माफ करिए काउंट के साथ मेरे शब्दों के साथ करेंगे तो और अच्छा आप भी कर पाएंगे। अभी बैक को राउंड शेप देना है, बैक को राउंड शेप देना है, इसको बाहर निकालते हैं, ऊपर देखना है। 1 2 3 4 5 राउंड बैक, देखो 4 आसमान की तरफ देखने का प्रयास करना है। 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 या अब हॉलो बैक है और राउंड है ऊपर की तरफ और चिन को अंदर पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सामान्य अवस्था में ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए राइट नी से चिन को टच करना है। 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी नी को डाउन नहीं करना है, पीछे ले जाइए। 1 पीछे नहीं उठाना नहीं है, पैरेलल टू द ग्राउंड, पैरेलल टू द ग्राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब इसको ऊपर उठा लीजिए यहीं से। 1 1 1 2 2 3 4 5 6 बड़ा कॉपरेट कीजिए। 7 8 9 10 यहाँ पर 90 कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैसे अपोजिट साइड को उठा लीजिए, अपोजिट साइड को। 1 2 2 2 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 बैक कर लीजिए। हाथ को पकड़िए। 1 1 1 1 1 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 हाथ को देख लीजिए। 90 डिग्री कर लीजिए। 1 1 1 1 last 2 3 3 4 5 6 7 8 9 last 2 ध्यान दीजिए। यह सबसे इम्पोर्टेंट है, अगला और इम्पोर्टेंट है। ध्यान से इसको मोड़िए नी के सामने, ना तो नी को टच करेगा ना सरफेस को टच करेगा, ना नी को टच करना है ना सरफेस को, ना नी को टच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जैसे पैर को रख लीजिए आगे, पैर को पीछे जाइए, स्ट्रेच कर लीजिए, कंटिन्यू सामने जाइए। बस बस बहुत परफेक्ट स्ट्रेचिंग है। 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 relax for 2 seconds, वापस आ जाइए। Relax for 2 seconds। अभी किसी को दूसरी तरफ से करेंगे, आएगा। हम कर रहे मार्शल और उसके वेरिएशन की बात कर रहे हैं। केवल 5-6 सेकंड रेस्ट की बात करेंगे। एक या Yes. चलो कोई भाई टाइम कम है ना, अपने पास की टाइम कम। चलिए राउंड बैक कर दीजिए, ऊपर देखिए, जिसको बाहर निकालते हो 10-10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 बैक को ऊपर उठाइए, इसको अंदर डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नीचे इसको टच कीजिए। 1 1 1 2 3 4 5 6 7
से सीधा पैरेलल टू द ग्राउंड, पैरेलल टू द ग्राउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पैर को ऊपर उठा दीजिए, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 पे भी टर्न कर दीजिए, 1 2 उधर 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पैर भी सीधा, हाथ भी सीधा, अपोजिट हैंड, 1 1 पैर सीधा, हाथ सीधा, अपोजिट, 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पंजे को पकड़िए, स्ट्रेच कीजिए, 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं से हाथ को ले जाइए, 90 डिग्री पर पैर को रखिए, उसी को साइड से, विदाउट टचिंग द सरफेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नी के सामने, टच नहीं करना नी को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डाउन, रिलैक्स, डाउन 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 डाउन, स्ट्रेच, यही तो मेन है, स्ट्रेचिंग, चलो, नहीं किया, ओके, रिलैक्स, बैठ जाइए। तो आसन तो हमने जो ये महत्वपूर्ण था, जो आर्चरी आसन हमने किया लास्ट में, बहुत महत्वपूर्ण था। अब केवल 2 अभ्यास करेंगे, एक रेस्पिरेटरी प्रैक्टिस, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट लगते हैं, लगने हैं, और 4-5 मिनट एक मेडिटेटिव प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा शवासन का आनंद लेंगे, लेकिन मेरे शब्दों के साथ लेना है। लाई डाउन ऑन द फुल बैक, सुपाइन लाइक पोजीशन में आ जाइए, सुपाइन लाइक पोजीशन में आ जाइए। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पैरों के बीच में पर्याप्त दूरी कर लें, पंजे बाहर की तरफ, हथेलियों की दिशा ऊपर की तरफ, हाथ थोड़ा सा शरीर से दूर, हथेलियां ऊपर की तरफ, हाथ शरीर से दूर, गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए, जहां गर्दन जा रही है जाने दीजिए, शरीर की किसी भी मांसपेशी में संकुचन नहीं होना चाहिए, रिलैक्स योर मसल्स, मांसपेशियों को रिलैक्स कर दीजिए, रिलैक्स, ओनली फॉर 1 मिनट, आंखें बंद करके श्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। श्वासन के साथ हम कर रहे हैं प्राण धारणा, श्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। धीरे से खड़े होंगे, धीरे से अपने बैठ जाएंगे, लेफ्ट साइड से केवल 2 अभ्यास है, समय कम है, इसलिए केवल एक रेस्पिरेटरी प्रैक्टिस करेंगे। अभी कोविड-19 पैंडेमिक में, इस विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 में योग में दुनिया भर के रिसर्च हुए हैं, इम्यूनिटी पर, रोग प्रतिरोधक क्षमता पर। यू में सर्च ऑन एनी सर्च इंजन, गूगल सर्च, याहू सर्च, दुनिया भर के रिसर्च डेट, दुनिया भर के एकेडमिया, कहीं पर देखिए, आप देखिए। हम सब जानते हैं कि 2 प्रकार की इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
एक्वायर्ड इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता हो तो वैक्सीनेशन से या कोई बीमारी हमें घेर ले तो एंटीबॉडीज बनेगी, उसकी तो बात छोड़ते हैं, इनेट इम्यूनिटी की बात करते हैं। इनेट इम्यूनिटी हमारी निर्भर करती है ल्यूकोसाइट्स पर, न्यूट्रोफिल पर, बेसोफिल पर। रिसर्च स्टडीज कहती हैं सब में वृद्धि होती है, कुल मिलाकर हमारी इनेट इम्यूनिटी को बढ़ाती है योग। लेकिन उसने कहा है कि अकेले आसनों पर अध्ययन हुआ, सार्थक प्रभावशीलता नहीं दिखी। अकेले प्राणायाम पर अध्ययन हुआ, एक सार्थक प्रभावशीलता नहीं दिखी। अकेले ध्यान पर हुआ, लेकिन 2 स्टडीज ऐसी हैं, एक साइंटिफिक स्टडीज कि अपने सत्र में यदि तीनों प्रकार का अभ्यास, कुछ आसन, प्राणायाम और ध्यान, तीनों का सम्मिलन करके हम अपना सत्र का निर्माण करते हैं, वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर सार्थक असर डालती है, सार्थक प्रभाव डालती है। तो हम एक रेस्पिरेटरी प्रैक्टिस करेंगे, वास्तव में प्राणायाम की श्रेणी में नहीं है, माइक्रो प्रैक्टिस है। नाम है इसका कपोल शक्ति विकासक। कपोल शक्ति विकासक, कपोल मीन्स लेकिन नाम बेशक कपोल शक्ति हो, एक फेस को तो चार्ज प्रदान करता ही है, लेकिन साथ साथ हमारी लंग कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी सब बढ़ाता है। वही होगा, पूरक होगा, कुंभक होगा, रेचक होगा, श्वास लेना होगा, रोकना होगा, छोड़ना होगा। हम साथ साथ करना चाहें तो साथ साथ कर सकते हैं। देख लीजिए डेमोन्स्ट्रेशन, उंगलियों को मिलाना, नोस्ट्रिल को दोनों हाथों से कंट्रोल करना है, मुंह को गोलाकार बनाते हुए श्वास लेना, गालों को फुलाना है और रोकना। धीरे से नाक से छोड़ना है। हमने किया है, लेकिन हम 10-15-20 सेकंड तक होल्ड करेंगे। पहले देखिए, आप देख लीजिए, पूरा इसको देख लीजिए कैसे करना है। गोलाकार बनाते हुए श्वास लेना है, गाल फुलाकर, सिंपल सा 2-3 रिपीटेशन लगाए। स्टार्ट। कपोल हम कर रहे हैं, कपोल शक्ति विकासक, कपोल शक्ति विकासक। उंगलियों को चेस्ट पर लगा देंगे, जालंधर उसी तरह से लगाना है जिस तरह से हमने लगाया था। जालंधर उसी प्रकार से लगाना है जिस प्रकार से हमने लगाया था। नासिका से एक्सहेल करना है, दोनों नासिकाओं लेना मुंह से है, दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे छोड़ना। और वही रेशियो वही रखिए, 1-4-2, 1-5-2। हमें जो श्वास लेना और छोड़ने में 1 और 2 का रेशियो रखते, जैसे हम प्राणायाम में रखते हैं, हमें बढ़ाना है केवल रिटेन करना, कुंभक इतने सेकंड तक बढ़ा सकते हैं। तो ये हमने अभ्यास किया नहीं है, हमने थोड़ा जाना है, बस केवल अभ्यास तो नहीं कर पाए। अंतिम भाग, मेरे सत्र का अंतिम भाग, मेडिटेशन। आप रोज मेडिटेशन करते हो, लेकिन कोशिश करते हैं कि मेडिटेशन के प्रभाव को फील करने का। दुनिया भर की मेडिटेशन सिंपलेस्ट प्राण धारणा है, जी धारणा है, प्रकर धारणा है, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन है, महर्षि योगी जी का। सहयोग मेडिटेशन का कंसेप्ट है श्री माता जी निर्मला देवी जी का। मॉडर्न कंसेप्ट है, कंसंट्रेटिव मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन है। सिंपल आज करेंगे सहयोग मेडिटेशन का अभ्यास, केवल 3 से 4 मिनट। जो भी एक बार ट्यूशन लेनी है आप ले लीजिए, हिलडुलना इतना हिलडुल लीजिए, सुखासन जिसमें बैठना है बैठिए। हम कर रहे हैं सहयोग मेडिटेशन। लास्ट पार्ट, ओनली लास्ट 4 to 5 minutes of this session। लेकिन शब्दों के साथ करेंगे तो प्रभावशाली। This concept was given by Shri Mata Ji Nirmala Devi in the year 1970 and has since spread all around the world. सहयोग मेडिटेशन खुली आंखों से करना, आज पहला दिन है, पहली बार कर रहे हैं। सेलेक्ट एनी फील्ड, किसी भी फील्ड को सिलेक्ट कर लीजिए। सामने जैसे जो भी उसको छोड़ना नहीं, आंखें बंद भी नहीं करनी। ऐसा जरूरी नहीं है कि आंखें बंद करके ही मेडिटेशन अच्छा। आरंभ में तो खुली आंखों से ही करना चाहिए। सेलेक्ट दैट फील्ड, उस फील्ड को नहीं छोड़ना। लेकिन हाथों की स्थिति ना ज्ञान मुद्रा में रहेंगे, किसी मुद्रा में नहीं रहेंगे। उंगलियां दूर दूर और हथेलियां ऊपर की तरफ रख लीजिए, नीचे नी पर रख लीजिए। रिलैक्स।
ये मुद्रा रहेगी, उंगलियां आपस में न मिले। We will try to feel the vibrations in our palm. हथेलियों में vibrations महसूस करने का प्रयास करेंगे। Set the feel. राइट palm को दाएं हथेली को सरफेस पर रख दीजिए। जिस शक्ति में विश्वास करते हैं, प्रे टू दैट सुप्रीम पावर की माँ आपकी कृपा से मेरे तमो गुणों के सभी दोषों को पृथ्वी में विलीन कर ले। बेटा मेरी तरफ नहीं देखना, जो सड़क गिरती ना उधर ही देखना। और यहाँ देखिए तमो गुणों से संबंधित नकारात्मकता शरीर से इकट्ठा होकर पृथ्वी तत्व में समा रही है। फील द फ्लो। इस फ्लो को हम फील करेंगे कि हथेली के माध्यम से हमारे शरीर की सारी नकारात्मकताएं पृथ्वी तत्व में समा रही हैं। हथेली को वापस गोद में वहीं ले आएंगे। लेफ्ट पाम को आकाश की तरफ ले जाएंगे, आकाश की तरफ। माँ आपकी कृपा से मेरे रजोगुणों के सभी दोषों को आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए। हम सुप्रीम पावर से आग्रह कर रहे हैं कि रजोगुणों के जितने भी दोष हमारे शरीर में हैं उनको आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए। प्लीज ट्राई टू फील द फ्लो। इस फ्लो को महसूस कीजिए कि हमारे शरीर की रजोगुणों संबंधी नकारात्मकता इकट्ठी होकर हथेली के माध्यम से आकाश में समा रही है। हाथ को वापस गोद में लाएंगे। माँ आपकी कृपा से मेरी ईडा और पिंगला नाड़ी के बीच में संतुलन स्थापित कीजिए। Maintain the balance between ईडा और पिंगला नाड़ी, जिसकी बात की थी, रिजुवेनेशन के लिए जरूरी है। हम उस सुप्रीम पावर से आग्रह कर रहे हैं कि ईडा और पिंगला नाड़ी के बीच में संतुलन स्थापित कीजिए। लेफ्ट पाम को सोलर प्लेक्सस पर, लेफ्ट पाम को दाएं राइट एब्डोमेन पर प्लेस किए। प्रे किया सुप्रीम पावर से, माँ आपकी कृपा से मेरे मन को एकाग्र कीजिए। प्लीज कंसंट्रेट ऑन माइंड। हम अपने मन को एकाग्र निर्विचार कर रहे हैं। सर के ऊपरी हिस्से पर हमारा ध्यान है, चित्त पीनियल ग्लैंड पर, शरीर के ऊपरी हिस्से पर हमारा ध्यान केंद्रित है। आपकी कृपा से मेरे मन को एकाग्र कीजिए। एकाग्रता लगा रहे हैं। हथेली वापस हाथ चक्र पर रखेंगे, आज्ञा पर रखेंगे, आज्ञा पर रखेंगे, हाथ चक्र पर। माँ आपकी कृपा से मैं एक आत्मा हूँ। वी आर प्रेइंग कि हम सब एक आत्मा है। We all are souls. हम सब एक आत्मा है। हम सब एक आत्मा है। अगला प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है। इसी हथेली को खिंचाव के साथ माथे पर रखेंगे, हल्का सा सामने बेंड करेंगे। इसके बिना मेडिटेशन संभव नहीं। माँ आपकी कृपा से मैं सभी को क्षमा करता हूँ या करती हूँ। किसी के प्रति मेरे मन में गुस्सा नहीं है। क्षमाशीलता के बिना मेडिटेशन संभव ही नहीं है। उन व्यक्तियों की जिनके प्रति आपकी नाराजगी है, उनकी इमेज को सामने लाइए और हृदय से क्षमा कर दीजिए कि मैंने आपको क्षमा किया। उन सबको हम क्षमा कर रहे हैं जिनके प्रति हमारे मन में गुस्सा है। हमने सबको क्षमा कर दिया है। किसी के प्रति हमारे मन में गुस्सा नहीं है। यहीं से गर्दन ऊपर, पाम को स्ट्रेच करना है। इसी पाम को स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करके पाम ऊपर लगाना है।
प्रेस के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 7 बार रोटेट करना है, प्रेस के साथ 1 2 3 4 5 sit in the position and concentrate for only 1 minute. जहां पर हमारे तालु पर हमने प्रेशर डाला था वहां ध्यान को, वहां चित्त को ले जाइए, निर्विचार and try to feel the vibrations in your palm. हथेलियों में ठंडा या गर्म महसूस कीजिए यदि हमने ठीक प्रकार से किया हो। Sit for only 1 minute. Rub your hands. Open your face. थोड़ा हमने तीव्र गति से किया है, सभी बहुत समय कम दिया है, थोड़ा स्पीड से किया है। एक आम अभ्यास सत्र में हम थोड़ा स्लो गति से हम करेंगे हमेशा। तो एक बार मैं फिर आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आयोजकों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, सबको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और अलाव जी भी आज आए हैं, फिजिकल एजुकेशन के प्रोफेसर हैं, और मैं DS डब्ल्यू सर को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, परिचय को भी पाया था सर। और माई सर्विसेज विल बी अवेलेबल फॉर दिस यूनिवर्सिटी, और संयोगवश में आता रहता हूँ। योग सत्र पहली बार आयोजित किया है, लेकिन रिसर्च मेथोडोलॉजी और अप्लाइड सर्विसेज पे काफ़ी कार्यशाला आयोजित कर चुका हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। सर के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां।